بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء إن عسى أن يكن خيرا منهم ولا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इस चौथे रोज़े पर रमज़ान हमारा ईमान की ट्रांसमिशन से मैं यानी डॉक्टर ज़ुबैर अहमद, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आमना मलिक आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज जो आयात आपके सामने तिलावत की गई वो आयात सूरह हुजुरात की आयात नंबर 11 और 12 थी। सूरह हुजुरात वो सूरा है जो कि माशरती जो हमारे एटीट्यूड होते हैं, जो हमारी इंटरेक्शन होती है, जो एक दूसरे के साथ रवैये होते हैं, उन रवैयों को डिस्कस करने के लिए ये सूरह हुजुरात है। आप जो तिलावत आपने सुनी उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ। ऐ ईमान वालो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और आपस में एक दूसरे को ताने ना दिया करो, और ना ही किसी को बुरे अलकाब से पुकारा करो। ईमान के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरा अमल है, और जो तौबा ना करे वही जालिम है। बेशक। ऐ ईमान वालो, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और तजस्सुस ना किया करो, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? देखो तुम खुद ही इससे किराहत करते हो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। क्या बात है। ये वो दो आयात थी नाजरीन जो सूरह हुजुरात से आपके सामने रखी गई। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हुक्म और रब का मामला है। अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह पे बहुत, और अगर आप साहिब माल हैं, अगर आप साहिब निसाब हैं, तब आपको साल में एक मरतबा ज़कात अदा करनी है। अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, अगर आप ज़ादे राह रखते हैं, तब आपको ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना है। और अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आप सफ़र में नहीं हैं, तो आपको साल में 30 दिन के रोज़े रखने हैं। हुकूकुल्लाह बहुत सिंपल सा है, मगर हुकूकुल इबाद जो है उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। हुकूकुल्लाह में अगर कोई कमी, कोई कोताही रह जाए तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देगा, अल्लाह ताला उससे मुआफ़ कर सकता है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कोई कोताही रह गई, आपने तो किसी का हक गसब किया, आपने किसी के साथ धोखा किया, किसी के साथ फ्रॉड किया, किसी को चीट किया, किसी का दिल दुखाया, दिल आज़ारी की, ऐसी बात, तो जब आप क़यामत में अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे तो अल्लाह ताला उस वक्त तक उसे मुआफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा मुआफ़ ना कर दे। बेशक। तो हर शख्स के साथ दावेदार बहुत सारे होंगे, और वो दावेदार वन बाय वन जब तक के राजी नहीं हो जाएंगे, बंदा उस जगह से छूट नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। हुकूकुल्लाह क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी वईदें सुनाई हैं। हदीस विनर होगा, लकी विनर, वो हम बता देंगे। हुकूकुल इबाद पे हम बात कर रहे थे, और आपने उसे जरा एक्सप्लेन करें ताकि मेरे एक दो सवाल हैं, ताकि मैं ये कह रहा था, उस वक्त शॉर्टली बताया था कि हुकूकुल्लाह जो है वो तो बड़े थोड़े से हैं, और उसमें इस बात की गुंजाइश भी है कि अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह ताला इतना सख्त है कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, एक वाक़या सुनाता हूँ।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम बैठे हुए थे। आपने सहाबा किराम से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है मुफलिस कौन है? तो सहाबा किराम ने फरमाया, या अल्लाह या रसूलल्लाह, मुफलिस वो है जो कंगाल हो, जिसके पास माल ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, वो मुफलिस है। आपने फरमाया नहीं, वो मुफलिस नहीं है, बल्कि मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होगा, नेकियों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आएगा, तो एक दावेदार उसके पास आ जाएगा। वो कहेगा, या अल्लाह, इसने मेरा किया। तो अल्लाह ताला कहेगा कि भाई हक, आज जो हक जो है वो तो इस तरह नहीं दिया जा सकता, आज की करेंसी तो ये अमाल हैं। तो अल्लाह ताला क्या करेगा कि उसकी नेकियों में से कुछ नेकियां उठा के उस शख्स के हवाले कर देगा जिसने दावा किया था। उसके बाद दूसरा दावेदार आएगा, वो कहेगा मेरे साथ इसने धोखा किया था, फिर उसकी नेकियां फिर दे दी जाएंगी। इस तरह दावेदार की लाइन लगी हुई होगी और उसकी सारी नेकियां चली जाएंगी सारी। नेकियां जब चली जाएंगी तब भी दावेदार खत्म नहीं होंगे, मजीद जब दावेदार होंगे कि अच्छा भाई अब तूने इसका हक मारा था, इसका गुनाह तुम संभालो। मतलब ये कि हम नेकियां करें, हम नमाज पढ़ें, हम अल्लाह को राजी रखें, लेकिन अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, जो कि ये है, ये मसला है। अब पता है क्या होगा, वो सारी जब सारे दावेदार खत्म हो जाएंगे तो उस शख्स के पल्ले कोई नेकी नहीं होगी और सारे गुनाहों का बोझ उस पर होगा और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा इसे जहन्नुम में डाल दो। तो बस क्योंकि उसके, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स मुफलिस है। अच्छा, इसको मुफलिस करार दिया। अच्छा, एक और मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, एक औरत है जो बस फराइज की पाबंदी करती है, कोई नवाफिल नहीं पढ़ती, कोई रातों को नहीं जागती, फराइज की पाबंदी, उसके अखलाक से बहुत खुश हैं। आपने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। क्या बात। अच्छा, फिर बताया कि एक और औरत है जो सारी सारी रात इबादत करती है, नवाफिल रोजे भी रखती है, नमाजें भी पढ़ती है, लेकिन उसके महल्ले वाले, उसके पड़ोस वाले उसके अखलाक से बहुत तंग हैं। आपने फरमाया जहन्नुम में जाएगी, क्योंकि सिर्फ आपने फरमाया जहन्नुम में जाएगी। इसका क्या मतलब है? इससे नाजरीन ये पता चलता है कि हुकूकुल इबाद जो है ना, उसके अंदर असल में अल्लाह ताला तो होगा ही माफ़ करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वो बंदा भी जब तक माफ़ नहीं करेगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इस दुनिया में हैं तो कम से कम दुनिया में लोगों के साथ रवैये अपने दुरुस्त करें, बेहतर करें। रवैये और ये आप अपने घर से प्रैक्टिस करते हैं जुबैर साहब, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है लोग बड़े दीनदार होते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने, जैसे आपने कहा, वो अल्लाह और इंसान का मामला है और अल्लाह ताला ने उसको सवाब देना है, लेकिन लोग कैसे, जो बहुत पावरफुल लोग होंगे उनको तो बड़ा खुश रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात है, आपके घर का एक समझे स्वीपर ही है, अगर वो काम करने आ रहा है, या आपके घर का कोई भी डोमेस्टिक स्टाफ है, सबसे पहले अपने घर से शुरू होता है। अगर आप उन्हीं के साथ बदतमीजी, और मैंने ये ज्यादातर देखा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग आपके सबऑर्डिनेट होते हैं ना, आपने बल्कि सबऑर्डिनेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये जो कि आपके जो डोमेस्टिक स्टाफ, हमारा डोमेस्टिक स्टाफ, उस पर मुझे याद आ गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो आपके आखिरी अल्फाज क्या थे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपके आखिरी अल्फाज क्या थे? अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। आपने दो चीजें बताई लोगों को आखिरी में जाते वक्त, कि नमाज की पाबंदी करना और जो तुम्हारे वो होंगे ना, तुम्हारे जो सबऑर्डिनेट, जो तुम्हारे मातहत होंगे, उनसे हुस्न सलूक करना। देखें, उनसे हुस्न सलूक करना। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते दो बुनियादी बातें कर दी, अस्सला कहकर हुकूकुल्लाह की, हुकुम कहकर हुकूकुल इबाद की तरफ भी तवज्जो दिला दी कि जो भी तुम्हारे दस्ते जेर दस्त हों, जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट हों, जो तुमसे नीचे हों, उनके साथ हुस्न सलूक करना। क्योंकि हमें पता है, ये रवैये की बात है कि जो मेरा ऊपर होगा ना, उससे तो मैं हमेशा हुस्न सलूक से ही करूंगा, नीचे झुककर ही बात करूंगा, लेकिन वमा मलकत ऐमानुकुम का मतलब ये कि जो मेरा स्टूडेंट है, जो मेरा मुलाजिम है, जो मेरे मातहत है, उसके लिए, या मेरा कलीग है, मैं जिस पर मेरा जोर चलता होगा ना, उसके साथ मुझे उसने सलूक से काम आपने करना। तर्जुमा जब पढ़ा तो उसमें मुझे एक पॉइंट मैंने सुना और मैंने कहा मैं जरूर आपसे पूछूंगी। आपने कहा जी मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए, कमतर ना समझे, औरत औरत। सबसे पहली बात है दिल दुखाने का और एक दूसरे की खींचातानी में लगना या किसी को ताने मारने का जो आपने वर्ड यूज किया, वो सबसे ज्यादा तो खवातीन है। एक सास है या एक बहू है या एक जेठानी है, एक दिवरानी है, या कुछ भी है, एक दूसरे को काटने में लगी हुई है, एक दूसरे को टॉन्ट मारने के, नीचा दिखाने के उसमें लगी रहती हैं। ऐसा ही है। खवातीन बिलखुसूस ज्यादा होती हैं, लेकिन मर्द भी होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको डिस्क्रिमिनेट करके नहीं बताया, अल्लाह ताला ने सबसे बात करके कहा है कि
कोई भी किसी के लिए ताना ना दे जी, कोई भी किसी को बुरे लक़ब से बुरे अलकाब से ना पुकारे, कोई किसी की ग़ीबत ना करे और मजाक और तमस्खुर ना उड़ाएं किसी का। एक बात और बता दूं, अल्लाह ताला ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, यानी तुम में से कोई मर्द किसी का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी का मजाक ना उड़ाए। इससे यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि अल्लाह ताला ने मजाक ना उड़ाने की बात की है। तो हम आपस में देखते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, जब क्लास फेलोज आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का मजाक भी करते हैं, गपशप करते हैं, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। तो इस्लाम ने इससे नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका। तो ये बात कि जो इस सूरह हुजुरात में जो कही गई, हाँ वो क्या है, देखिए दो बातें याद रखें। एक होती बात है मजाक उड़ाना, बिल्कुल डिफरेंट है। आप किसी का इस तरह से मजाक ना करें कि जिससे उससे ह्यूमिलिएशन फील हो, जिससे उसे आप रिडिक्यूल करें, जिससे वो अपनी तजलील महसूस करे। इस तरह का मजाक एम्बेरसमेंट के लिए ये वाला मजाक सिरे से ममनू है। लेकिन आप वैसे एक मजा पैदा करने के लिए एक लतीफ माहौल तो लेकिन उसका मकसद किसी की तजलील करना, किसी की दिल आजारी करना, किसी का दिल दुखाना कभी नहीं होता था। अब हो जाता है, खास तौर पर रमजानों में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि जब हम रास्तों में कहीं जा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं जी हमारा रोजा है, वो क्यों गलत आ रहा है, हम क्यों, इस तरह लड़ाई बढ़ जाती है। अब मैंने किसी को चपेट मार दी या मुझे किसी ने कुछ कह दिया, एक बात है जुबैर साहब, अगर उसमें हम, वो बंदा अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गई, वो भी तो हुकूकुल बाद में आ जाता है। ठीक है। मैं उससे कैसे माफी मांगूंगी, वो भी अपने घर, मैं भी अपने घर, मैं बाद में रियलाइज करूंगी डिसअपीयर हो गया। देखिए आपकी बात सही है, मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपने कहा ना कि बाद में रियलाइज, तुम्हें कोई बुराई करके पछतावा हो, रिग्रेट करें जी, और अगर कोई नेकी करके तुम्हारे दिल में खुशी हो तो इसका मतलब तुम्हारा ईमान सलामत है। अच्छा। तुम्हारा ईमान जिंदा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने किसी के साथ कोई ज्यादती कर दी, उस वक्त तो गुस्से में थे, ज्यादती कर दी, बाद में आपको ये एहसास जो हुआ है ना, एहसास निदामत, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। एक बात तो ये, आपका दिल अभी भी जिंदा है, आपका दिल जिंदा है, आपका ईमान जिंदा है, ये नेमत है। तो ये जो है ना, हम साथ साथ किचन की तरफ चलते हैं किचन की तरफ। ये जो है एक तो बड़ी नेमत है। अब लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की कि वो शख्स चला गया, वो डिसअपीयर हो गया, आप डिसअपीयर हो गए। अब आपका मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था, रोड पे मुलाकात हुई और ये ज्यादती हो गई। अब उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस शख्स के लिए अल्लाह ताला से दुआए खैर करते रहें। ठीक है। ये जो दुआए खैर आप अल्लाह ताला से उस शख्स के हक में करते रहेंगे तो क़यामत के दिन इस बात का इम्कान है कि अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा करेगा और आपके लिए वो दावा बनकर खड़ा नहीं होगा क़यामत के दिन। हाँ, कि हो सकता है वो बाद में आपको माफ कर दे कि चलो यार मैंने उसको माफ किया। तो ये दुआए खैर असल में बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन है, क्योंकि जब आपके घर कोई आता है और वो आपके घर आया, और कुछ लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है कि घर में कोई आए उसको पानी का ग्लास भी नहीं पूछते। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन आ गया आपके घर के अंदर, तो लोग कहेंगे कि भाई इसको क्यों हम पानी का ग्लास पूछें, वो भी एक इंसान है, गर्मी में आया है, सबसे पहले वो आपके घर में दाखिल हुआ है, तो उसको आप एक शरबत बना के दे दें, पानी, चलो शरबत आप नहीं बना सकते, पानी का ग्लास उसको दे दें। ये भी मुस्कुराकर बात ही कर लें। सदका जारी है कि आप किसी को, हम बाहर मुल्कों में जाते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं जी, उनके रूल्स, उनकी बातें, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो हुकूकुल इबाद वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि वो आपसे मिलते ही आपको स्माइल देते हैं, ग्रीट करते हैं। हम तो यहाँ पे सोचते रहते हैं कि पहला वो सलाम करेगा तो मैं सलाम करूंगा। यहाँ अगर आप किसी को मुस्कुरा के भी देख लें तो वो भी बुरा लग जाएगा। लेकिन उसके भी तरीके होते हैं, लेकिन उसके अलावा खाना खिलाना ये भी उसी में आ जाता है कि आप घर में पेंट हो रहा है, कलर हो रहा है, मजदूर सारा दिन बिल्कुल लगे हुए, आप उनको कहें जी बाहर से खा लें, आप ये भी गलत है, खा रहे हैं और नहीं। अच्छा, आज आप हुकूकुल इबाद में क्या कर रही हैं, हमें क्या खिला रही हैं? आज हम बना रहे हैं क्रीमी फ्रूट चाट, ठीक है, और दूसरा हम बना रहे हैं पेरी बाइट्स। ओह, पेरी बाइट्स बनेंगी आज तो आप खाते हैं पेरी बाइट शौक से? खाता हूं मैं। अच्छा, मैं तो, मुझे तो सब कहते हैं मैं हरी मिर्चें बहुत खाती हूँ, तो वैसे ही सब कहते हैं लग करती है। अच्छा, ये बनेगी कैसे? खवातीन जो घरों में ये जो बनाती हैं, इफ्तार बनाती हैं अपने घर के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। इसको लोग बड़ा लाइट लेते हैं, मगर ये बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि ये खवातीन जो है रोजे से होती हैं, आपके लिए ये इफ्तारी बनाती हैं, कि इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये वाकई एक बड़ी नेकी का, रोजाना एक तोहफा देना चाहिए। चले जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्रीमी फ्रूट चाट के लिए हमने फ्रूट कॉकटेल लिया था, एक दिन 500 ग्राम का। सही है।
ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा एक बात मुझे बता दें, अगर आप ये फ्रूट कॉकटेल ना भी लें और आप ये खुद ही पाइनएप्पल और ये सब चीजें खरीद फ्रूट भी डाल सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने जी वही लेना है जो आधा किलो के करीब फ्रूट, जैसे आधा किलो का है तो आप आधा किलो फ्रूट्स ले लीजिए। और ये सेब हैं, 2 अदद सेब थे जिनको मैंने पाइनएप्पल लिया और एप्पल लिया। एप्पल और पाइनएप्पल दोनों एप्पल ही की जी। इसमें खरबूजा और ये सारी चीजें मैंने 1 कप के करीब वो इसमें चले जाएंगे। अच्छा चने भी डालेंगे इसमें? चने भी डालेंगे इसमें। इसके अलावा केला मैं काट के डालूंगी। काले चने भी तो डाले जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, या डाल छोले? सकते हैं। इसको छोले कहते हैं, उसको चने कहते हैं ना? हाँ, नहीं, चने दोनों कहते हैं। काबली चने, अच्छा काबली काले और वो काले चने, ठीक है। शुगर काबुली, ये फिर देखें काबुल का लफ्ज हाँ, कभी लाहौर आ जाता है, कभी ढाका आ जाता है, कभी काबुल आ जाता है। मैं सही नाम ले रही हूँ ना। अच्छा इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की आपने? 3 टीस्पून चीनी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून के करीब। बादाम है चॉप हुए बारीक किए जाएंगे और थोड़े से मैं गार्निश के लिए छोड़। और ये आपने जेलीज जो है पहले से फ्रीज कर ली थी? हाँ, ये हमने जमा ली थी। ग्रीन आप किसी भी कलर की ले लें, 2 कलर की। हाँ। अच्छा। और ये क्रीम है, ये इसमें जाएगी 600 ग्राम क्रीम। ये जो इतना बड़ा ये छुरा आता है, आप ये लीजिए। हाँ, ये मेरी छुरी ये वाली है। वैसे आपकी सेहत के लिहाज से ये छुरी सही है। वाकई ये जेलीज बड़ी टेम्पटिंग होती है, बच्चों को बड़ा मजा आता है खाने में। और इसको पहले से बना के रख लें और बिल्कुल ठंडा यक करके जब खाएंगे तो बड़ा मजा आता है इसमें फिर। ठीक है, चलिए जी, हमें यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, आते रहेंगे चीजें, एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। और अभी हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी एक्ट्रेस हैं, अब बहुत कम काम करती हैं, इन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी लोग इनको जानते हैं, काफ़ी नहीं मेरे ख्याल से सभी इनको जानते होंगे। हमारे साथ हैं यहाँ पे तरीम ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम। क्या उन तमाम लोगों को भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जी उनके साथ हमारे आज हम हुकूकुल इबाद की बात कर रहे हैं ज़ुबैर साहब, और मेरे ख्याल से ये जो काम कर रहे हैं बच्चे, ये एक ऐसा काम है कि जो बहुत मुश्किल से हम अपने बच्चों को तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन हमें बहुत दिल जिगरा चाहिए होता है कि हम किसी और बच्चे की जो एजुकेशन से जिनको नहीं एजुकेशन मिल सकती, लेकिन ये दो छोटे बच्चे जिन्होंने एक स्ट्रीट स्कूल स्टार्ट किया और आज वो स्ट्रीट स्कूल की फाउंडेशन बन चुकी है और वो इतना कामयाब हो चुका है वो स्कूल, और उसकी किस तरह इन्होंने इनिशिएटिव लिया ये काफ़ी लोगों को पता भी है, और अब इनको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए और क्या ज़रूरतें हैं ये इनसे हम आज पूछेंगे। ये दोनों बहन भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हसन एंड शरीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मेरी आपसे ये दूसरी मुलाकात है। और ज़ुबैर साहब आपकी पहले मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी पहली मुलाकात है, और अभी जब हम ब्रेक पे थे तो ऑफ एयर इनसे मैं बात कर रहा था तो मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ कि मतलब ऐसे लोग भी हैं। मैं भी ये बता रहा था कि पाकिस्तान को इतने अरसे से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, पॉलिटिशियन लूट रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी ये जो रियासत है ये कायम है। ऐसे ही शायद लोग हैं जिनकी वजह से कायम है। ऐसे लोग दुनिया में ना ख़त्म हुए हैं ना ख़त्म होंगे, और पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में इस तरह की जो NGOs हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो वाकई अल्लाह ताला की। और देखिए इतनी छोटी उम्र से ये सोचना, ये थॉट अपने दिमाग में लाना, तरीम आप क्या कहेंगी? बड़ी खूबसूरत बात है। और आमना हम अक्सर देख रहे होते हैं कि लोग सोचना शुरू करें कि आज मुझे ये ज़िंदगी मिली है, मैं इसकी जगह खड़े होकर गुजारूं। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी और लोग उन लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे और कुछ पॉजिटिव काम करना शुरू करेंगे। आई थिंक एज अ सोसाइटी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो कुछ हमें अल्लाह ने दिया है, जिस चीज़ से नवाजा है, हम उसको रीपे करें, पे बैक करें, सिर्फ मसले पे खड़े होकर नहीं, बिल्कुल इस तरीके से। ये थॉट है, आई थिंक ये अपब्रिंगिंग से आती है। इतनी छोटी उम्र में आप ये भी नहीं कह सकते कि जी आप उससे इंस्पायर हुए, आपने ये सोचा, आपके घर से, ये आपके घर से स्टार्ट होती है, ये आपकी अपब्रिंगिंग से स्टार्ट होती है। एंड आई थिंक के बड़ा हाथ है इनके पेरेंट्स का भी। सही बता रही थी ब्रेक में कि हमें फैमिली सपोर्ट करती है इन सारी चीज़ों में। और तरीम मज़े की बात है कि आई थिंक मैं इनसे 2 साल पहले या 3 साल पहले इंटरव्यू डेम, और ये तब ये और बच्चे जो हैं ये लगते बड़े लेकिन ये बहुत छोटे बच्चे हैं। और मेरे ख्याल में ये ऐसा है कि आपने तो चूंकि 2 साल पहले इंटरव्यू किया है तो आप जानती हैं, लेकिन नाजरीन चूंकि जानते नहीं है तो हम इनको प्रॉपरली जरा इनसे बात भी कर लेते हैं। बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं ग्रेड 9 में। आप 9 क्लास में, और आप किस क्लास में? O लेवल पार्ट 2 में है आप। अच्छा, और आप दोनों मिलकर ये स्कूल रन करते हैं? जी हम दोनों ही करते हैं। और कितने लोग आपके साथ हैं इसमें? और मजीद साथ ये है कि हमारा पूरा स्टाफ है, उसमें तकरीबन 8 टीचर्स हैं, फिर गार्ड्स हैं, और जो भी टोटल अगर हम कर लें तो तकरीबन अराउंड 20 to 25। अच्छा, ये जो 20 के करीब आपका स्टाफ है, ये सारा पेड स्टाफ है जिसे आप पेमेंट करते हैं, सैलरीड हैं ये सारे, और आप दोनों वॉलंटियर्स हैं जी। तो ये सारा का सारा एक्सपेंस कौन बियर करता है? एक्सपेंस ये है कि इन द बिगिनिंग, क्योंकि लोगों को पता है जितनी भी सपोर्ट थी वो खाली फैमिली की तरफ से थी या फ्रेंड सर्कल हो गया। अब ये है कि अभी भी जो मेन सपोर्ट है वो फैमिली की तरफ से, लेकिन क्योंकि अब लोगों को पता है तो पब्लिक सपोर्ट भी अब हमें मिलती है। अच्छा, और आप इसमें स्कूल जो रन करते हैं, स्ट्रीट स्कूल इसका नाम है, तो जो बच्चे जो है वो कोई गाड़ी साफ कर रहा होता है, कोई बैगिंग कर रहा होता है, उन सबको आप एक जगह जमा करके उनको पढ़ाते हैं? उन सबको, और अब तो हमारे पास वैन सर्विस भी है, जैसे जो बच्चे ढाबे पे काम कर रहे होते हैं या रोड पे काम कर रहे होते हैं, तो हमने उनके बॉस से जाके बात करी है। हमने कहा कि एक दिन में आप सिर्फ 2 घंटे हमें दे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बच्चे भी, हमारी वैन पूरा उनको जाती है, पिक करती है और यहीं स्पॉट पे लाती है, एंड आफ्टर स्कूल फिर उनको वहीं वापस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जोड़ पे मांगना है और हमने नहीं पढ़ना, हमें कौन पढ़ाएगा? बिल्कुल, और बहुत इजी ज़िंदगी है ना कि चलो ठीक है हम मांग रहे हैं, हमें पैसे मिल जाते। उनको पढ़ाई की तरफ लाना, कितनी हद तक आपने देखा कि ये चीज़ ग्रो की और कितना फ़ायदा हुआ? शुरू में तो उनको खींच के ही लाना पड़ता था रोड से कि नहीं आ जाओ पढ़ लो, और क्योंकि उनके पीछे देखें पूरा माफिया है जो उन्हें पढ़ने नहीं देता, तो फिर शुरू में तो प्रॉब्लम्स होती थी। उनके पेरेंट्स भी फिर बोलते थे कि अगर ये आपके पास स्कूल पढ़ने आ जाएंगे तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। फिर हमने उन्हें इस बात पे भी बोला कि नहीं, हम इन्हें डेली इंसेंटिव भी देंगे और आपकी जो भी नीड्स है हम पूरी करेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजें। और इन द बिगनिंग मेरा जो ख्याल है, एजुकेशन या पढ़ाई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस चीज़ ने बच्चों को अट्रैक्ट किया।
हम शुरू में हमारी इनके साथ काफ़ी बॉन्डिंग हमने बनाई, हम गेम्स खेलते थे, तो उस चीज़ से ये अट्रैक्ट होकर जब स्कूल में आ गए, इंसेंटिव ये था कि गेम्स खेली जाए और थोड़ी दोस्ती बॉन्डिंग करनी। एक जब हमने बॉन्डिंग कर ली, फिर हमने थोड़े टाइम बाद जब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, अब जब हम इन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे तो इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ये पढ़ेंगे, फिर हमने इन्हें पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और बताई। अच्छा बेटा, आपने मुझे कहा था कि आप ग्रेड 2 तक पढ़ाती हैं, ठीक है। अब ग्रेड 2 तक आपने किसी को पढ़ाया, अब जाहिर है आपने 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसमें 2, 4, 5 ऐसे भी तो निकलते होंगे ना जिनको बड़ा शौक होता होगा पढ़ने का, तो वो ग्रेड 2 के बाद तो आप उनके लिए तो खत्म हो जाता है सब कुछ, फिर क्या करते हैं? तो उसके बाद हम उनके लिए लाइक उनको जिसमें हम स्पार्क देखेंगे उसको हम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और फिर सारा उसका एक्सपेंस भी आप बेयर करते हैं। अच्छा, 2 क्लास तक हमने अभी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लेवल ही 2 तक है, लेकिन ये है कि जब वो होगी वो जो बेस बनती है वो क्लास 2 तक बनती है, ठीक है। ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। हम तरीम से जब पूछते हैं कि तरीम, रमज़ान जो है बीइंग अ मदर एंड एकदम से रमज़ान आता है तो क्या हमेशा जो है मेरी कोशिश होती है कि बड़ा सिंपल रहे, क्योंकि मुझे ये जो एक कोने से दूसरे कोने तक दस्तरखान लगता है मुझे समझ में नहीं आता, किसी को भी, हम लोगों को नहीं। तो मैंने अपने घर में ये बड़ा एक सिंपल सा सिस्टम रखा है कि सहरी बड़ी सिंपल होती है, दही और रोटी के साथ होती बिल्कुल है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। एंड कोशिश होती है कि अफ्तार में भी कोई एक आध आइटम बना लिया जाए। वो जैसे मेरे साथ जो लड़की मेरे डोमेस्टिक हेल्प है, उसको पकौड़े वो बड़े शौक से बनाती है, उसको वो कहती है कि मैं बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हूँ, तो हम उससे बनवाते हैं क्योंकि वो अच्छा फील करती है। तो वो पकौड़े वो बनाती है और बाकी बहुत मज़े के होते हैं। कोशिश ये होती है कि हम दस्तरखान अपना लंबा ना करें, क्योंकि बच्चों को ये जो आदत पड़ जाती है और ये जो आप देख रहे होते हैं खामोश तरबियत हो रही होती है ना, बच्चा देख रहा होता है कि रमजान में क्या है। बहुत सही बात। रमजान में आप बच्चों को ये बताएं कि आपने डोनेट करना है, आपने लोगों की हेल्प करनी, पूरा साल भी आप कर रहे होते हैं, पूरा साल भी आपने करना होता है, बट रमजान में चूंकि मुझे लगता है कि रेट बढ़ जाता है नेकी का, मार्केट में जो है वो अल्लाह मियां की मार्केट में उसका रेट बढ़ जाता है, 1:70 हो जाता है। सो आई थिंक आप वो बेहतर काम जरूर करें जो लोगों की फलाह के लिए जरूरी है। देखिए आमना, हम पूरा साल खाना खाते हैं, हम पूरा साल प्रिविलेज्ड लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सारी चीज़ें मैसर होती है, लेकिन ये एक ऐसा महीना होता है जब लोग वेट करते हैं। ये छोटी ईद और जो बड़ी ईद होती है उसमें लोग गोश्त खाना चाहते हैं, अच्छा खाना बनाना चाहते हैं। इसी तरह लोग जब रोज़े रख रहे होते हैं तो वो अपनी एनर्जी भी दोबारा से गेन करना चाहते हैं, अफ्तारी अच्छा करना चाहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को प्रोवाइड करें वो चीज़ें जो उनकी ज़रूरत है, लोगों से पूछें कि उनको क्या चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें यही जो है घूम फिर के जुबैर साहब पे यही बात होगी ना, ये हुकूकुल इबाद में ही आ जाता है। बिल्कुल यही हुकूकुल इबाद है। इतनी अच्छी इन्होंने बात की कि दस्तरखान को बड़ा करने से बेहतर है कि वो चीजें रखी जाएं जो आप खाते हो, प्रेस उसको करने की कोशिश करते हैं जिसके पास आपसे ज्यादा होता है। ये एक फजूल सी चीज़ है, बिल्कुल फजूल सी बात है। तो आप देखें अपने इर्द गिर्द, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है और वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए उस बात को कह नहीं पा रहे होते। सो आप ख्याल करें उन लोगों का और उन लोगों को अपने साथ लेके चलें, तो फिर मेरे ख्याल से रमज़ान का मज़ा है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये कि आप अपनी दूसरी जो मसरूफियात हैं, जैसे आपकी शोबिज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं, और उसको कैसे मैनेज कर रही हैं? मैं कोशिश ये करती हूँ कि रमज़ान में मैं ड्रामे की शूट ना करूँ, क्योंकि बहुत लंबा होता है। मुझे लगता है कि शायद वो रमज़ान में आपकी जो एक नमाज, वैसे भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पाबंदी के साथ पढ़ूं, लेकिन रमज़ान में आपको होता है कि आप कोई नमाज मिस ना हो जाए। कभी अच्छी जगह पे भी शूट कर रहे होते हैं, बुरी जगह पे भी, कहीं सफाई का वो मयार होता है, कहीं वो नहीं होता, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं रमज़ान में शूट ना करूँ, सिर्फ मैं शोज करती हूँ या ट्रांसमिशन करती हूँ, दैट्स इट। लेकिन आई थिंक रमज़ान वैसे ही थोड़ा स्लो डाउन भी हो जाता है, आपको पता है ड्रामों के हवाले से भी थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन जो कर रहे होते हैं उनकी बड़ी हिम्मत है, कर रहे होते हैं और रोज़ा भी रख रहे होते हैं। आप लोग जो स्कूल जो रन कर रहे हो, किस जगह पर आप स्कूल रन करते हैं? खड्डा मार्केट, जो शाइन का सिग्नल है मेन, वहीं पे। जी डिफेंस फेज 5। अच्छा, ये वो वाला एरिया नहीं है अब जहाँ पे वो अब्दुल्ला शाह गाजी के सामने वो जो उन्होंने ब्रिज के नीचे एक स्कूल खोला है, वो क्या है? वो अलग है आप लोगों के साथ? नहीं, वो तो अलग कोई एनजीओ है। वो अलग एनजीओ है। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से इन्होंने ही इनिशिएटिव लिया था और इसके साथ साथ उनको आप पे करते हैं, तो उसके एक्सपेंसेस कैसे हैंडल होते हैं? हाँ, क्या आप घर से होते हैं? घर से, लेकिन बाहर से भी सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन मेन जो सपोर्ट का वे है वो हमारा घर ही है। अभी तक मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी जगह नहीं मिल सकी या लोगों की इतनी नॉलेज में ये बात आ चुकी है, आई थिंक बहुत से लोगों ने इस पर शो किए हैं, अभी तक आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से कोई सपोर्ट मिली है? गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कोई ऐसी सपोर्ट नहीं। आवाज में इतनी गवर्नमेंट का कहा, जैसे आप अभी बता रहे थे मुझे ऑफ एयर के जो खाली प्लॉट्स हैं उसमें आप एक क्लासरूम एक सेट कर लेते हैं और उसमें आप करते हैं,
गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है सपोर्ट नहीं मिली आपको, लेकिन गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे जो हमारे वेल ऑफ लोग हैं उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। आप कोई एक स्कूल आइडेंटिफाई करें और उसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं और वो स्कूल पूरा आप रन कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट ये तो दे रही है आपको कि आप कर लें अडॉप्ट अगर आपको करना है तो, और वो फिर पूरा एक्सपेंसेस आप करेंगे, रन आप करेंगे, आपकी सुपरविजन में चलेगा वो पूरा। मैं आपको बताऊं मसला क्या है, ये चीज़ हमें और भी लोग बोलते हैं, लेकिन मसला ये है बच्चों को जितना आसान हमारे लिए स्ट्रीट पे लाना है उतना स्कूल में लाना आसान नहीं है, क्योंकि हम तो इन्हें वहीं बैठ के पढ़ाते हैं, चाहे भीख मांग रहे होते हैं, वहीं ये काम करते हैं। अब अगर हम इन्हें बोलते हैं कि हमने कोई एक जगह पे बिल्डिंग वगैरह ले लिया, आप वहाँ पे आके जो है पढ़ें, तो ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनके पेरेंट्स ही इन्हें अलाउ नहीं करेंगे। अगर ये ऐसे पढ़ सकते हैं तो आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे NGO के स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे भी ये जाते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग में एक प्रॉपर प्लेस पे जाके पढ़ नहीं सकते। और कितना अरसा हो गया आप लोगों को ये करते हुए? ये तकरीबन हमें 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए। अब जो बच्चों ने 2 के बाद पढ़ा है, आपने कहा कुछ बच्चों को हमने एडमिशन करवाया, तो जो बच्चे पढ़ लेते हैं फिर जो नहीं एडमिशन लेते वो क्या करते हैं? तो वो नहीं, अभी तक तो 2 ही तक। डू दे गो बैक टू द सेम थिंग या वो उसको कंटिन्यू करते हैं अपनी नहीं, पढ़ाई? हमारे पास जो पहले बच्चे थे जो 2 से आगे जाना चाहते थे तो रेस्ट जी, तो अभी क्योंकि देखें स्ट्रीट किड्स हैं, आज इन्हें कुछ सिखा दें तो कल वापस भूल जाते हैं। हाँ। तो इसलिए ये ऐसे नहीं रहते कि अभी 2 में है तो फिर 3 में जाएंगे, क्योंकि इनको वही सारी चीजें काफ़ी मिनिमम बच्चे थे हमारे पास, काफ़ी मिनिमम ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन बच्चों ने जो है लाइक 2 से आगे जो चले गए, तो इसलिए उनके लिए क्लास बनाना पूरा जो है ठीक नहीं किया। 2-3 बच्चे थे तो इसलिए हमने उन्हें जो एक प्रॉपर स्कूल, और जो करिकुलम है वो भी इजी होगा ऑब्वियसली, वही करिकुलम फॉलो करते हैं जो बोर्ड का करिकुलम है, वही वाला आप फॉलो कर रहे हैं। जी आपको मैं बताऊं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हो गया, दूसरे स्कूल में ग्रेड 6 और 7 क्लास से वहाँ पे आते हैं, लेकिन जब वो हमारे स्कूल में आते हैं तो हम उन्हें जो है ग्रेड प्रेप या ग्रेड 1 में लेते हैं। सही, क्योंकि उन्हें इससे ज़्यादा आता ही नहीं है, लेकिन दूसरे स्कूल में वो 6 तक पहुँचे हुए, 7 तक पहुँचे। अच्छा, मेरे ख्याल है ज़ुबैर साहब हमने एक और चीज़ बनानी है किचन में जो कब से हमें देखे जा रही है फरजाना के, अब हम कब आप किचन में जाएं उससे पहले मैं जरा सवाल काफी बहुत देर हो गई है और हमने सवाल नाज़रीन, आपको पता है कि रोजाना हम एक उम्रे का टिकट अनाउंस करते हैं, और उम्रे के टिकट के लिए बहुत सिंपल सा एक मेथड है कि हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और सवाल का जवाब आपको फेसबुक पे देना होता है। आज का हमारा सवाल ये है कि रूहुल अमीन किसे कहा जाता है? रूहुल अमीन किसे कहा जाता है? आमना ने मुझे मना किया, वरना मैं हिंट भी देता, मेरा बड़ा नहीं हिंट तो देखें, अब देखें हम 3 दिन से हिंट नहीं दे रहे, हम 3 दिन से हिंट नहीं दे रहे, लेकिन लकी ड्रॉ में रूहुल अमीन किसे कहा जाता है, इस पर आप जवाब देंगे। फेसबुक पे जाइए, अपना नाम लिखें और अपने जवाब लिखें, और इसी दिन यानी आज ही के दिन इफ्तार के वक्त, इफ्तार से जब हम बिल्कुल करीब पहुंचेंगे तो हम अनाउंस के लिए, और उम्रे का टिकट स्पॉन्सर है कारवाने नूरे काबा की जानिब से। बिल्कुल। और यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको मिलेंगे किचन में, और तहरीन को मैं साथ लेके जाऊंगी किचन में। जरा पूछे ना तहरीन क्या क्या बनाती हैं, ये जो कह रही है इतना दस्तरखानों, लेकिन ये बनाती क्या है ये हमें पता चलना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहेगा, रमजान हमारा ईमान।